हाल ही में पश्चिम अफ्रीका में राजनीतिक उथल-पुथल की खबरें आईं। दरअसल नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने घोषणा की है कि वे पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास को छोड़ रहे हैं। तीनों देशों की सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इकोवास से हटना एक संप्रभु निर्णय है। इन देशों ने यह भी कहा कि इकोवास अपने संस्थापकों के आदर्शों और पैन अफ्रीकीवाद की भावना से भटक गया है और यह विदेशी शक्तियों के प्रभाव में है। कुल मिलाकर कई सारे संगीन आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। वहीं इकोवास ने इन देशों से लोकतांत्रिक ढांचे में वापस आने की बात कही है। इकोवास ने यह भी कहा है कि उसे अभी तक इन देशों से संगठन से हटने के बारे में औपचारिक रूप से कोई अधिसूचना नहीं मिली है। इसके साथ ही यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि इकोवास संधि के अनुसार पीछे हटने के इच्छुक सदस्य राज्यों को 1 वर्ष पहले लिखित सूचना देनी होगी और उस वर्ष के दौरान इसके प्रावधानों का पालन करना जारी रखना होगा। तो चलिए समझते हैं क्या है इकोवास और ये 3 देश इस संगठन को क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, पिछले साल जुलाई में नाइजर में तख्तापलट की घटना देखी गई। तख्तापलट हुआ और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया। इस घटना को विश्व स्तर पर लोकतंत्र के लिए एक अप्रत्याशित खतरे के तौर पर देखा गया था। यही नहीं, 2022 में बुर्किना फासो और 2020 में माली में भी सैन्य तख्तापलट की घटना देखी गई। सैन्य तख्तापलट के बाद इन तीनों देशों के संबंध इकोवास से तनावपूर्ण हो गए। अब यहीं पर जल्दी से इकोवास के बारे में जान लेते हैं, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को लिंक कर सकें। देखिए, इकोवास का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। एक लागोस संधि हुई थी। इसी संधि के द्वारा इसको साल 1975 में बनाया गया था। इसका सचिवालय अबूजा, नाइजीरिया में है। फिलहाल इकोवास में आधिकारिक रूप से कुल 15 सदस्य देश शामिल हैं। बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डिआइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो। इसका मकसद इसके नाम से ही पता चलता है। मकसद पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। यह लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाता है। साथ ही यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के शासन और सुशासन को क्षेत्र का आधार बनाना चाहता है और यह क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान भी करता है। यानी यह मुख्य रूप से एक आर्थिक गठबंधन है, वो भी उन अफ्रीकी देशों का जो पूरे अफ्रीका में आर्थिक रूप से बेहतर माने जाते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर आर्थिक विकास करना है, वो भी लंबे समय का, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम विकास की बात 2 साल या 3 साल की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 10, 20, 30 साल की लंबी अवधि के आर्थिक विकास की। तो ऐसे आर्थिक विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता होना और शांति बहाल होना, ताकि एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक पॉलिसी बनाई जा सके, ताकि दुनिया भर से निवेश आकर्षित किया जा सके। और ऐसा नहीं है कि यह सिद्धांत सिर्फ अफ्रीका में लागू है। भारत में भी अपने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच में सीधा संबंध देखा है। जब से भारत में एक टिकाऊ राजनीतिक शासन स्थापित हुआ, तब से विकास की दर बढ़ी। अब आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या आपको याद है टाटा नैनो की फैक्ट्री के साथ पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? जहां सुरक्षा मिलेगी, वहीं निवेश का एक अच्छा वातावरण बनेगा। अब वापस आइए अफ्रीका के सिचुएशन पे। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि क्यों इकोवास तख्तापलट का विरोधी रहा है। यह क्षेत्रीय समूह इन तीनों देशों से लोकतंत्र बहाल करने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, नाइजर में तख्तापलट के विरोध में इसी समूह ने नाइजर पर एयर स्ट्राइक की चेतावनी भी दी थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि पश्चिम अफ्रीकी देशों में यूरोपीय देशों, खासतौर पर फ्रांस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अब ये इन्फ्लुएंस राजनीतिक भी है और आर्थिक भी है। यहाँ की कई सरकारी कंपनी में फ्रांस का अच्छा खासा शेयर भी है। तख्तापलट के बाद तीनों देशों ने खुद को पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस से दूर कर लिया है और रूस के साथ संबंध मजबूत किए हैं। इसके साथ ही पिछले सितंबर में इन देशों ने द अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स नामक एक पारस्परिक रक्षा समझौता भी किया। कमेंट करके बताइए कि नाइजर, माली और बुर्किना फासो के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर एक सर्वेक्षण जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय 2010-11 से वार्षिक वेब आधारित अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी AISHE आयोजित करता है।
इस सर्वेक्षण में देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को शामिल किया गया है। इस सर्वे में शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचे जैसे कई मापदंडों पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। साथ ही शैक्षिक विकास के संकेतक जैसे संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र शिक्षक का अनुपात, लिंग समानता सूचकांक, प्रति छात्र व्यय की गणना भी AISHE के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों से की जाती है। चलिए बात करते हैं इस सर्वे के रिजल्ट्स के बारे में। क्या रिजल्ट रहा? AISHE के अनुसार 2014-15 के बाद से 341 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए। सर्वेक्षण से पता चला है कि पंजीकृत विश्वविद्यालयों या विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की कुल संख्या 1168 है, जबकि कॉलेज और स्टैंड अलोन संस्थान क्रमशः 45,473 और 12,002 हैं। इसके साथ ही 2021-22 में उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन लगभग 4.33 करोड़ तक पहुंच गया है। 2014-15 में यही नामांकन 3.42 करोड़ था। प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 26.5% की वृद्धि है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि सकल नामांकन अनुपात GER जो 2014-15 में 23.7 था, अब बढ़कर 28.4 हो गया है 2021-22 में। महिला GER भी 2014-15 में 22.9 से बढ़कर 2021-22 में 28.5 हो गया है। इसका मतलब है कि विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा की ओर रुझान पिछले 10 सालों में बढ़ा है। SC छात्र वर्ग के नामांकन की बात करें तो यह 2014-15 में 46.07 लाख था, अब 2021-22 में 66.23 लाख है, यानी 44% की वृद्धि हुई है। वहीं SC महिला छात्रों का नामांकन 2020-21 में 29.01 लाख था, 2014-15 में 21.02 लाख था और अब 2021-22 में 31.71 लाख हो गया। 2021-22 में ST और OBC छात्रों का नामांकन बढ़कर क्रमशः 27.1 लाख और 1.63 करोड़ हो गया है। इसी के साथ 2021-22 में स्नातक स्तर पर विषयों में कला में नामांकन सबसे अधिक है। इसके बाद विज्ञान, वाणिज्य और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का स्थान है। वहीं 2021-22 में स्नातकोत्तर स्तर पर यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पर अधिकतम छात्रों ने सामाजिक विज्ञान में एडमिशन कराया है, उसके बाद विज्ञान में। PhD नामांकन 2014-15 में 1.17 लाख की तुलना में 2021-22 में 81.2% बढ़कर 2.12 लाख हो गया है। सर्वे में आगे बताया गया है कि 2021-22 में शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है, जिनमें से लगभग 56.6% पुरुष हैं और 43.4% महिलाएं हैं। महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2021-22 में 6.94 लाख महिला शिक्षक थीं, जो 2014-15 से 22% की वृद्धि है। हाल ही में जॉर्डन में एक चौकी पर हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी आ गया है। राष्ट्रपति ने बयान में कहा कि हमलों के पीछे सीरिया और इराक में सक्रिय कट्टरपंथी ईरान समर्थित आतंकवादी समूह थे। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक नामक एक समूह ने ली, यानी IRI ने ली। चलिए समझते हैं क्या है पूरी खबर। इन हमलों में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य चौकी टावर 22 को निशाना बनाया गया। इस सैन्य चौकी को आप सैन्य अड्डे का एक छोटा संस्करण मान सकते हैं। यह भी जान लीजिए कि जॉर्डन देश की सीमा पश्चिम में इजराइल, दक्षिण पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक और उत्तर में सीरिया से लगती है। अब यह भी समझते हैं कि जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक आखिर क्यों तैनात थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चौकी में लगभग 350 अमेरिकी सेना और वायुसेना के कर्मचारी हैं। जॉर्डन की सेना अमेरिका के विदेशी सैन्य वित्त पोषण के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक है। जॉर्डन की सेना पूरे साल अमेरिकी सैनिकों के साथ व्यापक अभ्यास करती है। दरअसल अमेरिकी सैनिक सीरियाई गृह युद्ध के बीच उभरे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई के लिए जॉर्डन की धरती का इस्तेमाल करते हैं। यह भी समझिए कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक क्या है। दरअसल इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर एक नवनिर्मित समूह द्वारा बार बार हमला किया गया है। यह ईरान समर्थित मिलिशिया है। इसी को इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक कहा जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक हशद अल शाबी नामक मिलिशिया के भीतर ईरानी समर्थित गुटों का एक मोर्चा है। यह समूह शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक ताकत बन गया है। इनमें हजारों लड़ाके हैं। इस समूह ने अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान सीरिया में हमले किए थे। 17 अक्टूबर को समूह ने कहा कि उसने इराकी कुर्दिस्तान में हरीर एयर बेस पर ड्रोन हमला भी किया था। इस समूह के शिया समूह
हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा से जुड़े होने की आशंका भी दिख रही है। एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि मध्य पूर्व में क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय प्रतिद्वंद्विता और कई शक्तिशाली गैर राज्य एक्टर्स की उपस्थिति को देखते हुए संघर्ष के बढ़ते दायरे से पूर्ण युद्ध का खतरा भी हो सकता है। आजकल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एनर्जी ड्रिंक्स का चलन बहुत आम होता जा रहा है। आप किसी भी खाने पीने की दुकान में जाइएगा, आपको एनर्जी ड्रिंक्स आसानी से मिल जाएगी। सबसे मजेदार होते हैं इनके विज्ञापन। एक विज्ञापन में तो ऐसा बताया गया है कि एक खास कंपनी के एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद आपको इतनी एनर्जी मिलने लग जाएगी कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको पंख लग गए हैं। एनर्जी ड्रिंक पीजिए, आपके पंख लग जाएंगे। और इनके लोक लुभावने एडवर्टाइजमेंट देश के मासूम युवाओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन विज्ञापनों का ही नतीजा है कि आज बच्चे और युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से इनके जाल में फंस रहे हैं। कुछ लोग शुरुआत तो शौक के लिए करते हैं, लेकिन बाद में इनकी लत में फंस जाते हैं। कुछ ज्यादा एनर्जी के लालच में इनके आदी बन रहे हैं। आमतौर पर इन ड्रिंक्स को समाज में ऐसे दिखाया जा रहा है कि यह मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती है। यही वजह है कि ये कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। कुछ हद तक ये बात सही है कि इनको पीने से एनर्जी मिलती है और नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव कहीं ज्यादा गंभीर पाए गए हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से विद्यार्थियों की नींद पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से उनकी नींद की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ अनिद्रा यानी इंसोम्निया की समस्या पैदा हो रही है। कई लोगों को लगता है कि इनका रेगुलर कंजम्पशन ही केवल स्वास्थ्य के नजरिए से हानिकारक है, यानी एक दो ड्रिंक पीने से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यह सही नहीं है, एकदम गलत बात है। इस बारे में किए गए एक नए अध्ययन के मुताबिक इनका कभी कभार किया गया सेवन भी छात्रों, विद्यार्थियों की नींदें उड़ाने के लिए पर्याप्त है। इस अध्ययन के नतीजे ओपन एक्सेस जर्नल BMJ ओपन में प्रकाशित हुए हैं। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि कभी कभार यानी महीने में 1 से 3 बार भी इसके सेवन से नींद अच्छी खासी प्रभावित होती है। अब आप जब भी ऐसी एनर्जी ड्रिंक को पीने वाले होंगे तो इसके पीछे छपे लिस्ट ऑफ कंटेंट में देखिएगा। इन एनर्जी ड्रिंक में आमतौर पर प्रति लीटर करीब 150 मिलीग्राम कैफीन होता है। साथ ही इसमें चीनी, विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड भी अलग अलग मात्रा में होते हैं। भारत के शीर्ष खाद्य नियामक संस्था यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इन एनर्जी ड्रिंक्स को गैर अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के रूप में परिभाषित करती है, जिनमें कैफीन, गुआराना, टॉरिन और जिनसेंग जैसे उत्तेजक पदार्थ होते हैं। हालांकि बावजूद इसके इन ड्रिंक्स पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स का तर्क है कि इन्हें एनर्जी ड्रिंक्स बताना भ्रामक है, क्योंकि चीनी को छोड़कर अन्य तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करते। आपको ऊर्जावान महसूस करने की ज्यादातर अनुभूति कैफीन से आती है। पहला सवाल है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लागोस संधि के द्वारा इसको साल 1975 में बनाया गया था। इसका सचिवालय अबूजा, नाइजीरिया में है। दक्षिण सूडान इकोवास का सदस्य है। सही विकल्प का चयन करना है। 1, 2, 3 सही हैं, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर तीनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाने वाला सिल्क है टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल था, कौन सा राज्य विश्व में अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या फिर राजस्थान? सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न था, विक्टोरिया झील किस देश के साथ सीमाएं साझा नहीं करती? तंजानिया, युगांडा, केनिया, या फिर नाइजीरिया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइजीरिया। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करके त्रासदी का वो मंजर याद आ जाता है जो देश के इतिहास की दिशा बदल देता है। आज हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी 1948 की, जिस दिन भारत ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को खो दिया। 30 जनवरी सन 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। वे नई दिल्ली के बिरला हाउस में अपनी दैनिक शाम की प्रार्थना करने पहुंचे हुए थे। प्रार्थना के बाद भीड़, जिसमें उनके अनुयायी थे, प्रेस और अन्य लोग भी शामिल थे, भीड़ के बीच में से ही छिपाई हुई बंदूक के जरिए नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां दागी। बापू के मुंह से निकलने वाले अंतिम शब्द थे, हे राम। लेकिन गांधी एक व्यक्ति से कहीं अधिक एक विचार थे, और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, विचारों की नहीं। दुनिया में गांधी विचारों के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी भारत ही नहीं, दुनिया के प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था।
उन्होंने देश को अहिंसा के जरिए ब्रिटिश सत्ता से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। वे टॉल्स्टॉय, रस्किन, जीसस क्राइस्ट और महावीर स्वामी से प्रभावित थे। उनके ऊपर भगवत गीता और बाइबल दोनों का प्रभाव था। वे जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू द लास्ट से काफी प्रभावित थे। उनका सर्वोदय और अंत्योदय दर्शन इस पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक के मैसेज व्यक्ति की भलाई उसकी भलाई में ही निहित होती है से वे खासे प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वे साल 1915 में भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा बने। साल 1916 में वे कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने भारत में पहली बार पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन समारोह के दौरान दी थी। साल 1917 में बिहार के चंपारण में हुए आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में ही लॉन्च किया गया पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक रूप था। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम के 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी। वे साल 2024 के बेलग्राम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बेलग्राम कर्नाटक में स्थित है और उन्होंने अहिंसात्मक विरोध को स्वतंत्रता हासिल करने का जरिया बनाया। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने उन्हें अपना आदर्श माना है। इनमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आपको एक सवाल का जवाब देना है, भारतीय संविधान में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन संशोधित PKC ERCP लिंक परियोजना को लागू करेगा। इस परियोजना में राजस्थान की ERCP योजना के साथ PKC नदी लिंक परियोजना का एकीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि PKC नदी लिंक परियोजना काफी लंबे समय से लंबित है और यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर की नदी जोड़ो परियोजना का एक भाग है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ERCP परियोजना राजस्थान में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार इस पर जोर दे रही थी और इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग भी कर रही थी। तो चलिए अब समझते हैं कि यह परियोजना क्या है और इससे किसे लाभ होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि PKC लिंक परियोजना क्या है। PKC लिंक परियोजना का मतलब है पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, यानी इस परियोजना में पार्वती कालीसिंध चंबल नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल 30 लिंक में से एक है। इस योजना को 1980 में तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय, जिसे अब जल संसाधन मंत्रालय कहा जाता है, और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार काली सिंध चंबल लिंक नहर परियोजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी की गई थी और सितंबर 1991 में संबंधित राज्यों को यह रिपोर्ट दे दी गई थी। इस रिपोर्ट में काली सिंध और नेवज नदी के चंबल नदी में पानी का डायवर्जन प्रस्तावित किया गया था। पानी का यह डायवर्जन या तो राणा प्रताप सागर बांध या फिर गांधी सागर बांध पर होना था। आपको बता दें कि नेवज नदी काली सिंध की एक सहायक नदी है। अब ये जानते हैं कि ERCP क्या है। ERCP का फुल फॉर्म है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ERCP का उद्देश्य चंबल बेसिन के भीतर पानी का अंतर बेसिन हस्तांतरण करना है। देखिए, काली सिंध, पार्वती, मेज और चाकन नदी के उप बेसिनों में मानसून सीजन के दौरान अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती नदी के उप बेसिनों में पानी की कमी रहती है। तो कुल मिलाकर इस योजना में जहां ज्यादा पानी है वहां से नहर के माध्यम से पानी वहां भेजा जाएगा जहां पानी की कमी है। इस योजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा आदि में पीने का पानी और औद्योगिक उपभोग का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार 2019 में ERCP का प्रस्ताव लेकर आई थी और टास्क फोर्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ने PKC लिंक परियोजना के साथ इस योजना के विलय पर चर्चा की थी। गौरतलब है कि टास्क फोर्स ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए बनाई गई थी। परियोजना के इस एकीकरण को दिसंबर 2022 में नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड एक विशेष समिति द्वारा अप्रूव किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संशोधित PKC ERCP तक अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। मंत्रालय के मुताबिक इस पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR की तैयारी चल रही है। DPR के नतीजे के आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन में पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान, लागत और लाभ का बंटवारा,
कार्यान्वयन तंत्र, प्रबंधन और व्यवस्था और चंबल बेसिन में नदी का नियंत्रण जैसे घटक शामिल होंगे। अब सवाल यह आता है कि संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के लाभ क्या हैं? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार लिंक परियोजना में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। इसी के साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पीने और औद्योगिक इस्तेमाल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उधर ICAR CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लैब में मछली के मांस को विकसित करने के लिए एक खास पहल की अगुवाई की है। इसे विकसित करने में सहयोग करने के लिए नीट मीट बायोटेक के साथ एक अनुसंधान समझौता किया गया है। इस पहल का मकसद एक व्यवस्थित समुद्री मछली के मांस के क्षेत्र में भारत को अहम स्थान दिलाना है, ताकि समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और समुद्री संसाधनों पर से दबाव को भी कम किया जा सके। दरअसल लैब में बना मछली का मांस एक तरह का संवर्धित मांस होता है। ये भी ठीक उसी प्रकार से विकसित किया जाता है जैसे अन्य जानवरों के मांस को लैब में विकसित किया जाता है। इस तकनीकी में मांस के लिए मछली को पालने और उसे मारने की जरूरत नहीं होती, बल्कि संवर्धित मछली के मांस का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले मछली से खास कोशिकाओं को अलग कर दिया जाता है। फिर इन कोशिकाओं को एक बायोरिएक्टर में रखा जाता है, जहां कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें शुगर, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज और दूसरे पोषक तत्वों का मिश्रण दिया जाता है। फिर अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें असली मछली के मांस के स्वाद, बनावट और पोषण संबंधी गुण विकसित हो जाते हैं। वसा की मात्रा, ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा मामले में यह पारंपरिक मछली के बराबर ही होता है। ICAR CMFRI के समझौते के मुताबिक नीट मीट बायोटेक परियोजना से जुड़े नोजिक बायोकेमिकल और एनालिटिक्स कामों पर फोकस करेगा। इसी तरह यह सेल कल्चर तकनीकी के जरिए सेल ग्रोथ, सेल अटैचमेंट और बायोरिएक्टर जैसे चरणों पर फोकस करेगा, जबकि CMFRI यानी सेल कल्चर लैब में ऊंची मूल्य वाली समुद्री मछली प्रजातियों के शुरुआती सेल लाइंस के विकास पर शोध करेगा। शुरुआती सेल लाइन के विकास में आगे के अनुसंधान और विकास के लिए मछली की कोशिकाओं को अलग से विकसित किया जाता है। यह शुरुआत में प्रोम्फ्रेट, किंगफिश और सीरफिश जैसी मछलियों के सेल आधारित मांस को विकसित करने पर फोकस करेगा। फिलहाल व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए लैब में मछली के मांस को विकसित करने के लिए कई देशों में प्रयोग चल रहे हैं। हालांकि इनका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण अभी संभव नहीं हो सका है, मगर कई देशों ने इस तकनीकी में काफी प्रगति की है। इसमें इजराइल सबसे आगे है। इसके बाद सिंगापुर, अमेरिका और चीन का स्थान आता है। नीट मीट बायोटेक नई दिल्ली स्थित एक निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी है। यह लैब आधारित मांस को विकसित करने की दिशा में काम करती है। वहीं ICAR CMFRI केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संस्थान है। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। यह दुनिया के अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। एलोन मस्क को आज कौन नहीं जानता। एलोन मस्क विज्ञान की दुनिया में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में हो चाहे ऑटोमोबाइल्स की या फिर मानव स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी में एलोन मस्क लगातार नवाचार करते आए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एलोन मस्क ने बताया है कि मानव के दिमाग में चिप लगाने का उनका पहला परीक्षण सफल रहा है। एलोन मस्क की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसका नाम है न्यूरालिंक। इस स्टार्टअप ने पहली बार आशाजनक प्रारंभिक परिणामों के साथ एक मानव रोगी के दिमाग में सफलतापूर्वक चिप इम्प्लांट किया है। मस्क ने कहा है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में चिप लगाई गई है उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। वह चिप मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के स्पाइक को रिकॉर्ड करती है। स्पाइक्स न्यूरॉन्स द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं। न्यूरॉन्स मस्तिष्क की सेल्स होती हैं। यह मस्तिष्क और शरीर को जानकारी प्रदान करने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करती हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी को 2016 में मस्क द्वारा कुछ वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर सह स्थापित किया गया था। इसका मकसद था कंप्यूटर और दिमाग के बीच सीधे संचार पैनल बनाना। इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य मानव क्षमताओं को सुपरचार्ज करना है। इसके साथ साथ ALS या पार्किंसन जैसी न्यूरोलॉजिकल विकारों का इलाज करना है और एक दिन कृत्रिम बुद्धि और मनुष्यों के बीच सहजीवी संबंध स्थापित करना है। सीधी भाषा में कहें तो इन चिप की मदद से ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जो चल फिर नहीं सकते हैं या बात नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, वे फिर से कुछ हद तक बेहतर जीवन जी सकेंगे।
चिप की मदद से न्यूरल सिग्नल्स को कंप्यूटर या फोन जैसी डिवाइस पर ट्रांसमिट किया जा सकेगा। हालांकि मस्क की कंपनी को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। दरअसल कंपनी ने लैब में जानवरों पर पहले चिप लगाने के परीक्षण किए थे, जिसके लिए कंपनी की खूब आलोचना हुई थी। आरोप है कि कंपनी ने परीक्षण के दौरान 1500 जानवरों की जान ली है। इसमें चूहे, बंदर, सुअर आदि शामिल हैं। साल 2022 में कंपनी को अमेरिका की केंद्रीय जांच का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को नकारा था। हालांकि आपको ये बता दें कि मस्क की कंपनी अकेली नहीं है जो ब्रेन मशीन या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार पहला उपकरण ऑस्ट्रेलिया स्थित सिंक्रोन कंपनी द्वारा जुलाई 2022 में एक अमेरिकी मरीज में प्रत्यारोपित किया गया था। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे समलेश्वरी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पश्चिम में है। यह मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी का माना जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही है। केवल 1 और 2 सही है। केवल 2 और 3 सही हैं। तीनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? नेवज, काली सिंध, पार्वती या फिर बनास? पहला प्रश्न था, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लागोस संधि के द्वारा इसको साल 1975 में बनाया गया था। इसका सचिवालय अबूजा, नाइजीरिया में है। दक्षिण सुदान इकोवास का सदस्य है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही हैं। केवल 1 और 2 सही हैं। केवल 2 और 3 सही हैं। तीनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था, अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाने वाला सिल्क है टरस सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में खबर आई है कि केंद्र सरकार औपनिवेशिक दौर के भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को निरस्त करने का प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार अब देश में स्टाम्प शुल्क व्यवस्था के लिए एक नया कानून लाने का मंसूबा रखती है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 17 जनवरी को इंडियन स्टाम्प बिल 2023 के मसौदे पर जनता से सुझाव भी मांगे थे। तो चलिए समझते हैं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 क्या है, इसमें क्या बदलाव और क्यों बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि स्टाम्प क्या है और स्टाम्प ड्यूटी क्या है। देखिए, स्टाम्प पेपर एक विशेष प्रकार का कागज होता है जिस पर राजस्व स्टाम्प मुद्रित होता है। स्टाम्प पेपर राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। ऐसे समझिए कि स्टाम्प पेपर एक नोट की तरह कार्य करते हैं, लेकिन इन्हें नोट की तरह किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग भारत में विभिन्न कानूनी दस्तावेजों को बनाने और निष्पादित करने के लिए किया जाता है। आपने जमीन की खरीद फरोख्त में स्टाम्प पेपर का उपयोग देखा होगा। इसके अलावा अन्य बिक्री कार्य, पट्टा समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी, शपथ पत्र इत्यादि में भी स्टाम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में एक फेमस वेब सीरीज भी आई थी जिसमें अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा किया गया स्टाम्प घोटाला कहानी के केंद्र में था। तो देखिए, स्टाम्प पेपर सरकार द्वारा जारी किया जाता है और जालसाजी को रोकने के लिए इसमें एक यूनिक वाटरमार्क और सीरियल नंबर होता है। स्टाम्प पेपर के उपयोग का मकसद दस्तावेजों को कानूनी वैधता और प्रवर्तनीयता प्रदान करना है। यह धोखाधड़ी और विवादों को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि समझौते के नियम और शर्तें दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। अब यह भी जानिए कि भारत में स्टाम्प पेपर 2 प्रकार के होते हैं, न्यायिक और गैर न्यायिक। न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग अदालत से संबंधित दस्तावेजों जैसे कि वाद, याचिका, सम्मन आदि के लिए किया जाता है। गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग गैर न्यायालय से संबंधित दस्तावेजों जैसे अनुबंध, कार्य, समझौते आदि के लिए किया जाता है। यह एक खास बात यह भी है कि स्टाम्प पेपर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। देखिए, टैक्स की व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करते हैं तो इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग को एक राशि अदा करनी पड़ती है। जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आदि टैक्सेस भारत में प्रचलित हैं। इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य रूप से एक सरकारी कर है। यह आयकर के समान ही एक कर है जो सरकार द्वारा वसूला जाता है। स्टाम्प ड्यूटी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3 के तहत देय होता है। ध्यान दीजिए कि स्टाम्प ड्यूटी का पूरा और समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। अगर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान में देरी होती है तो जुर्माना भी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान किए गए दस्तावेज को एक उचित और कानूनी दस्तावेज माना जाता है और इसका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, मतलब इसे अदालतों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिस दस्तावेज पर मुहर नहीं लगी होती है उसे अदालत द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। एक बात और है जो कि आपको पता होनी चाहिए
कि स्टाम्प ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत संबंधित राज्यों द्वारा इसको विनियोजित किया जा सकता है। अब ये भी समझते हैं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 क्या है। स्टाम्प पेपर को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 कहा जाता है। यह अधिनियम स्टाम्प से संबंधित सभी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एक राजकोषीय या धन संबंधित कानून है। तो फिर भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है? वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के कई प्रावधान अब निरर्थक या निष्क्रिय हो गए हैं। उदाहरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में डिजिटल ई स्टैंपिंग के प्रावधानों की कमी है। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में सभी भारतीय राज्यों के लिए एक समान कानून नहीं है। दरअसल 1899 का अधिनियम संयुक्त रूप से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है, जबकि 6 राज्य अपने स्वयं के स्टाम्प प्रावधानों और नियमों को मानते हैं। इसलिए मंत्रालय ने वर्तमान वास्तविकताओं और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए मौजूदा अधिनियम को निरस्त करने और इसे नए कानून के साथ प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया की नियुक्ति के बाद सरकार ने अब आयोग के 3 पूर्णकालिक सदस्यों और एक आंशिक कालिक सदस्य की नियुक्ति की घोषणा की है। पूर्व वित्त और व्यय सचिव अजय नारायण झा, जो 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे, को पूर्व विशेष सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू और आर्था ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजाध्यक्ष के साथ पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष को आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों में मणिपुर कैडर के 1982 बैच के पूर्व IAS अधिकारी अजय नारायण झा ने पहले वित्त आयोग के कई पदों पर कार्य किया है। 15वें वित्त आयोग के सदस्य होने से पहले अजय नारायण झा ने 14वें वित्त आयोग के सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व RBI गवर्नर YV रेड्डी हुआ करते थे। आपको बता दें कि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर को किया गया था। 16वें वित्त आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की पुरस्कार अवधि शामिल होंगी। तो चलिए जानते हैं अब वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग भारत के राजकोषीय संघवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वित्त आयोग मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसका मतलब है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग हर 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। यह आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिए कि आयोग की अनुशंसाएं अपनी प्रकृति में सलाहकारी होती हैं और केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। हालांकि इन्हें आमतौर पर मामूली संशोधन या सुधार के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। इन अनुशंसाओं का कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा किया जाता है। इन अनुशंसाओं में 3 मुख्य पहलू शामिल होते हैं। पहला है लंबवत हस्तांतरण। इनमें केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी तय की जाती है। जैसे समय के साथ राज्यों की हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 42% तक किया गया है। दूसरा है क्षैतिज वितरण। इसमें राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन किया जाता है। आवंटन एक फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। ये फॉर्मूला राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं, क्षमताओं और प्रदर्शन के आधार पर बनाया जाता है। जैसे अगर राज्य पिछड़ा है या भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्र का है तो करों के आवंटन में इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। तीसरा पहलू है सहायता अनुदान। इसके तहत सहायता या सुधार की आवश्यकता रखने वाले विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों को करों का अतिरिक्त हस्तांतरण किया जाता है। 21 जनवरी 2024 को मेघालय ने अपना 52वां राज्य दिवस मनाया। इस मौके पर राज्य सरकार ने एक आधिकारिक राज्य गान जारी किया। इसे राज्य की यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन 5 दिन बाद गणतंत्र दिवस पर राज्य में कहीं भी राज्य गान नहीं बजाया गया, क्योंकि सरकार ने एक आदेश पारित किया कि राज्य में राज्य गान नहीं बजाया जाएगा। कारण बताया गया कि इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP अभी भी तैयार की जा रही है, लेकिन सरकार का यह आदेश राज्य गान में शामिल भाषाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर किस बात को लेकर हुआ है ये विवाद। दरअसल राज्य गान में 3 भाषाओं खासी, गारो और अंग्रेजी के खंड शामिल किए गए हैं।
इस गान में जयंतिया या पनार भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं है और इसी बात को लेकर जयंतिया समाज में असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अंग्रेजी भाषा को शामिल करने पर जयंतिया छात्र संघ ने राज्य सरकार पर विदेशी भाषा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि अंग्रेजी के बजाय तीनों जनजातियों खासी, जयंतिया और गारो की बोलियों को शामिल करना चाहिए। जयंतिया समाज ने कहा है कि जयंतिया समुदाय की अपनी संस्कृति और मातृभाषा और इतिहास है। जयंतिया समुदाय ने यह भी तर्क दिया है कि जब मेघालय राज्य की नींव खासी, जयंतिया और गारो से बनी है तो मेघालय के राज्य गान में जयंतिया को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है। जयंतिया समुदाय की मांग है कि राज्य सरकार जयंतिया समुदाय के इतिहास को मान्यता दे और मेघालय के राज्य गान में जयंतिया या पनार को शामिल करे। चलिए तो अब समझते हैं कि मेघालय में जयंतिया समुदाय की क्या अहमियत है। मेघालय का गठन असम राज्य के दो बड़े जिलों संयुक्त खासी हिल्स एवं जयंतिया हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1970 में इसको अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था। आपको बता दें कि मेघालय में 3 प्रमुख मात्र सत्तात्मक समुदाय हैं, खासी, गारो और जयंतिया। हालांकि राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में वार, भोई और लिंगंगम जैसी जनजातियों के साथ साथ जयंतिया को खासी के साथ क्लब किया गया है। राज्य की कुल जनसंख्या 29.7 लाख है और कुल मिलाकर राज्य में इसकी आबादी 14.1 लाख है। वहीं अकेले गारो की संख्या लगभग 8.21 लाख है। ये तो रही इनकी आबादी की बात। अब जयंतिया समुदाय की पहचान की बात करते हैं तो देखिए, मेघालय में 3 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। ये हैं खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद। इनको भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। हालांकि कुछ प्रशासनिक प्रभाग 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा दिलाने से पहले मौजूद थे। इसका मतलब संविधान ने भी इस समुदाय की एक अलग पहचान को मान्यता दी है। इन सब के अलावा जयंतिया समुदाय से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं जिनका नाम था यू कियांग नांगबा। उन्होंने 19वीं सदी में जयंतिया हिल्स में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। आज के समय की बात करें तो कांग्रेस सांसद विंसेंट पाला जयंतिया हिल्स से आते हैं, जबकि मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा गारो हिल्स से हैं। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, प्रोस्टेन तिनसोंग खासी हिल्स से हैं और सिन्याव भालांग धार जयंतिया हिल्स से हैं। अब यह भी समझिए कि इस मामले में सरकार ने कैसे प्रतिक्रिया दी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली मेघालय विकास गठबंधन सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है कि राज्य गान की भाषाओं का चयन मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम ने अंग्रेजी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है और पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, दक्षिणी पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी जयंतिया हिल्स, पश्चिमी जयंतिया हिल्स और री भोई के जिलों में राज्य सरकार के कार्यालयों में सभी उद्देश्यों के लिए खासी को सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में भी नामित किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स और दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले में गारो भाषा को समान दर्जा दिया गया है। कुल मिलाकर राज्य की एक आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी और 2 सहयोगी आधिकारिक भाषाओं के लिए एक ही अधिसूचना और प्रावधान है। सरकार का कहना है कि एक सरकार के रूप में जो भी निर्णय लिया जाता है उसका आधार अधिनियम और नियम होते हैं। इसलिए जयंतिया भाषा को राज्यगान में जोड़ने के लिए संबंधित अधिनियम या नियमों में आवश्यक बदलाव करने होंगे। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि खान और उनकी पत्नी पर पूर्व प्रधानमंत्री के सत्ता में रहने के दौरान राज्य के उपहारों और अपने पास रखने और बेचने के मामले में आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही एक दिन पहले एक अन्य विशेष अदालत ने इमरान खान को राज्य के रहस्यों को लीक करने का दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इनके साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी विशेष अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। ये मामला साइफर केस का है। इसके पहले भी अदालत ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के संसदीय चुनावों से पहले खान को किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। तो आइए अब चलिए समझते हैं कि साइफर केस क्या है।
साइफर या डिप्लोमेटिक केबल किसी देश के विदेशी मिशन की तरफ से अपने देश को भेजा जाने वाला वो संवाद होता है जिसमें मिशन के डिप्लोमेट्स की मेजबान देश के डिप्लोमेट्स या अधिकारियों आदि के बीच बातचीत का ब्यौरा होता है। ये कोड वर्ड्स में होता है जिसको डिकोड कर उसका अनुवाद किया जाता है। इस मामले में साइफर या केबल की बातचीत अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू और अमेरिका में तब के पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद के बीच की है। इस कोडेड केबल में यूक्रेन पर पाकिस्तान की नीति को लेकर अमेरिका में बहुत नाराजगी जताई गई थी। यूएन में वोटिंग के दौरान भी पाकिस्तान के कई बार अनुपस्थित रहने का भी जिक्र इस साइफर में किया गया था। इस साइफर में इमरान खान विरोधी और भी कई बातें थीं, जैसे अमेरिका का कहना था कि अगर इमरान खान को अविश्वास मत में हरा दिया जाए तो अमेरिका पाकिस्तान की इन गलतियों को माफ कर देगा, वरना आगे का समय कठिनाई भरा होगा। इस साइफर को इमरान खान और शाह महमूद दोनों ने सार्वजनिक कर दिया था। साइफर को सार्वजनिक करना आपराधिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध माना गया था और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पहला प्रश्न है, वित्त आयोग का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, रतलज जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। पहला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे समलेश्वरी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पश्चिम में है। यह मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी को माना जाता है। इसका सही विकल्प क्या होगा? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर तीनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? नेवज, काली सिंध, पार्वती या फिर बनास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए दिशा निर्देश और विकास दृष्टिकोण का संकेत देने वाली कई घोषणाएं और रणनीतियां शामिल हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं अंतरिम बजट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। देखिए, संविधान में यूं तो बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत ही सरकार को अपने हर साल के आय और व्यय का लेखा जोखा देना होता है। एक चीज और समझते हैं कि अंतरिम बजट होता क्या है और ये कैसे एक पूर्ण बजट से अलग होता है। भारतीय संविधान में अंतरिम बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। एक आपको फैक्ट भी बताते हैं कि भारत के इतिहास में पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में पेश किया था। अब अंतरिम बजट का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए। सामान्यतः हर साल सरकार का जो पूर्ण बजट होता है वह पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, लेकिन जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं उस साल कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट लाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आज 1 फरवरी है और अप्रैल या मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस छोटी अवधि के लिए पेश किए गए बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट में नई सरकार के गठन और फिर उसकी ओर से बजट पारित किए जाने तक के समय के लिए किए गए आय और व्यय का ब्यौरा होता है। एक प्रकार से यह नए बजट के आने तक के लिए अस्थायी प्रावधान होता है और इसी के चलते इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट में सरकार का खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और अगले कुछ महीनों का अनुमान जारी होता है। वहीं पूर्ण बजट में पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा पेश किया जाता है। यह भी समझिए कि अंतरिम बजट में किसी तरह के लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होती हैं। इसके पीछे सैद्धांतिक तर्क यह है कि जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है तो वो अगले पूरे साल के लिए घोषणाएं नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव बाद किसी और दल या गठबंधन की सरकार बन सकने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार अगली सरकार पर अपने वित्तीय फैसले और बजट को नहीं थोप सकती। एक कॉन्सेप्ट यहां मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, अंतरिम बजट को आप लेखानुदान मत समझिएगा। आमतौर पर कम अवधि के लिए सरकार लेखानुदान भी पारित कराती है, लेकिन लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें 3 या 4 महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि संविधान के मुताबिक राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। लेखानुदान और अंतरिम बजट में एक और अंतर यह है कि लेखानुदान के तहत सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करती, जैसे कर के दरों में बदलाव या फिर नई योजनाओं की घोषणा आमतौर पर इसमें नहीं होती। तो चलिए अब अंतरिम बजट 2024 की मुख्य बातों को जानते हैं। इस बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। वित्त मंत्री के भाषण के साथ प्रस्तुत वित्त वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ 2024-2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान दिया गया है। योजनाओं की बात करें तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में परिवर्तित किया जाएगा। बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर की शुरुआत की भी बात की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। वहीं भारत की पर्यावरण क्षेत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए 1 गीगावाट पवन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। सनराइज सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में एक डराने वाली खबर सामने आई है। अब वायरस का खतरा वहां भी पहुंच गया है जहां इंसान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल उप अंटार्कटिक क्षेत्र में किंग प्रजाति के एक पेंगुइन की मौत का मामला सामने आया है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि इस पेंगुइन की मौत का कारण बना है बर्ड फ्लू वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ने किसी किंग पेंगुइन को अपना शिकार बनाया हो। अब आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण जॉर्जिया की ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी बीओटी और अंटार्कटिका के पास दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह में बर्ड फ्लू के चलते एलिफेंट और फर सील की मौत की पुष्टि की थी। अब तक इस क्षेत्र से कम 3 पेंगुइन की मौतों की खबरें सामने आई हैं। वहीं फॉकलैंड्स में सी लायन आइलैंड पर, दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास बर्ड फ्लू से एक और जेंटू पेंगुइन की मृत्यु की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से अधिक शिशु पेंगुइनों की या तो मौत हो चुकी है या उनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 में आर्कटिक में पहली बार बर्ड फ्लू के कारण एक ध्रुवीय भालू की मौत की खबर सामने आई थी। अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्ड फ्लू के चलते पशु पक्षियों की मौतों की आशंका ने वैज्ञानिकों के लिए चिंताएं खड़ी कर दी हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह वायरस उप अंटार्कटिक क्षेत्र कैसे पहुंचा। तो आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में समुद्री पक्षियों के माध्यम से बर्ड फ्लू दक्षिण अमेरिका से उप अंटार्कटिक क्षेत्र में पहुंचा था। इसने एलिफेंट और फर सील के साथ ब्राउन स्कुआ और केल्प गल्स जैसे विभिन्न जीवों को संक्रमित कर दिया था। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर इन जीवों की मौतें भी हुई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है जिसने दुनिया भर में पक्षियों और स्तनधारियों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका एक खतरनाक स्ट्रेन है और स्ट्रेन का नाम है HPAI H5N1 क्लैड 2.3.4.4b। यह स्ट्रेन दुनिया भर में फैल चुका है। इस खतरनाक वायरस के चलते यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इस वायरस ने दुनिया भर में कितना व्यापक असर डाला है, इसका अंदाजा लगाना हो तो आप इस फैक्ट पर नजर डालिए। इस वायरस की वजह से चिली और पेरू में कम से कम 20,000 सी लायन के मरने की खबर सामने आई है। इसी तरह पेंगुइन और पेलिकन सहित 5 लाख से अधिक समुद्री पक्षी भी इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं। यह एक बेहद चौंकाने वाला डेटा है। अब आप एक बड़े खतरे को समझिए। फर सील की बात करें तो दुनिया की करीब 98% फर सील दक्षिण जॉर्जिया में ही पाई जाती हैं। यह क्षेत्र एलिफेंट और फर सील की आबादी के लिए बेहद मायने रखता है। अगर वायरस ने इस क्षेत्र में अपना रौद्र रूप दिखाया तो यह इस क्षेत्र की पूरी आबादी को खतरे में डाल सकता है। इस बारे में रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि यह वायरस संभावित रूप से आधुनिक समय की सबसे बड़ी पारिस्थितिकीय आपदाओं में से एक का कारण बन सकता है। इधर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने एक खंडित फैसला सुनाया। खंडित फैसले का मतलब होता है कि मामले में दोनों जजों के जजमेंट अलग अलग हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियमों को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 2 जजों में से एक जज याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत थे और माना उन्होंने कि संशोधित नियम सेंसरशिप के अलावा कुछ नहीं थे।
इसलिए इन्होंने इस संशोधन को रद्द करने का फैसला दिया, जबकि दूसरे जज ने कहा कि ये नियम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई भयानक प्रभाव नहीं डालते, इसलिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो चलिए समझते हैं कि ये अमेंडेड आईटी रूल्स क्या हैं और क्यों इस पर विवाद है। देखिए, अप्रैल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी संशोधन नियम 2023 लेकर आई थी। इन नियमों ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया था। इन संशोधित आईटी नियमों के तहत सरकार को फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी समाचार की पहचान करने का अधिकार मिलता है। नियमों के तहत यदि फैक्ट चेक यूनिट को ऐसी कोई फर्जी या गलत पोस्ट मिलती है जिसमें सरकार से संबंधित भ्रामक तथ्य शामिल हैं, तो वो इस बारे में सोशल मीडिया मध्यस्थों को इन्फॉर्म कर देगी। फिर क्या होगा? फिर ऑनलाइन मध्यस्थों को ऐसे कंटेंट को हटाना होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो वे अपने कानूनी प्रतिरक्षा खो देंगे जो इनको सरकार की तरफ से मिलती है। अब समझते हैं कि अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की मुख्य दलीलें क्या थीं। याचिकाकर्ताओं ने नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने इन नियमों को मनमाना, असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। इस पर केंद्र सरकार ने यह कहा कि नियम सरकार को टारगेट करने वाली किसी भी राय, आलोचना, व्यंग्य या हास्य के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य केवल सरकारी व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया पर नकली, झूठे और भ्रामक तथ्यों को प्रतिबंधित करना है। अभी कल की ही बात है कि वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानव्यापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति से वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कह दिया है। खैर, कानूनी दांव-पेच खेले जाते रहेंगे, कानूनी लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी तहखाने की। इसका एक खास नाम भी है। इस तहखाने को व्यास जी का तहखाना भी कहते हैं। देखिए, व्यास जी का तहखाना मस्जिद के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह तहखाना गर्भगृह के पास काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर रखी नंदी की मूर्ति के सामने है और यह तहखाना नंदी की मूर्ति और मस्जिद के वुजूखाना के बीच है। इस तहखाने की ऊंचाई लगभग 7 फीट है और इसका कारपेट एरिया लगभग 900 स्क्वायर फीट है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी और आपको दे दें कि तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगने से रिलेटेड केस को याचिकाकर्ता शैलेंद्र पाठक व्यास ने दायर किया था। इनके वकील ने कहा कि व्यास परिवार 200 वर्षों से अधिक समय से तहखाने के अंदर पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठान करता रहा है। यहाँ तक कि इस बात के सबूत भी मिले हैं कि 1809 में अंग्रेजों के शासन के तहत यह तहखाना व्यास परिवार को पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दिया गया था। लेकिन आगे चलकर दिसंबर 1993 में यह परंपरा बंद कर दी गई। जाहिर तौर पर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर यहाँ पूजा की परंपरा को क्यों वर्जित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि दिसंबर 1993 में तहखाने में व्यास जी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा क्या हुआ था उस समय? दरअसल दिसंबर 1993 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मद्देनजर राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था के नाम पर व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा पर रोक लगा दी थी। इससे पहले पंडित सोमनाथ व्यास यहां नियमित रूप से पूजा अनुष्ठान करते थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि तहखाने के अंदर भगवान हनुमान, गणेश, शिव और अन्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। आपको बता दें, एएसआई सर्वेक्षण के दौरान भी तहखाने के अंदर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थीं। पहला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 112, 113, 114 या फिर 115? अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। वित्त आयोग का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 280, 275, 148 या फिर 285? सही जवाब है ऑप्शन ए 280। दूसरा सवाल था, रतले जल विद्युत परियोजना का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव के पहले गाजे बाजे के साथ अंतरिम बजट पेश किया। आप सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा और देखा भी होगा। फिलहाल आज के एपिसोड में हम अंतरिम बजट के सभी एस्पेक्ट्स पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी माने जा रहे नैनो डीएपी की। नैनो डीएपी क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग फसलों पर नैनो डीएपी के इस्तेमाल को बढ़ाने का जिक्र किया है। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और समझिए कि नैनो डीएपी क्या है और सरकार इसका उपयोग क्यों बढ़ाना चाहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया है?
अगर नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ज़रूरी बात, वीडियो को आप लोग एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि वीडियो के सारे कंटेंट आप अच्छे से समझ पाएं और सवालों का जवाब दे पाएं। तो चलिए कार्यवाही शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीएपी क्या है। डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी को मामूली चीज समझने की भूल नहीं करनी है। यह यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस की मात्रा के अधिक होने से क्या होता है? फास्फोरस पौधे की जड़ को मजबूती देता है और इसके विकास को उत्तेजित करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पौधे अपने सामान्य आकार तक नहीं बढ़ पाते या इनको परिपक्व होने में, मैच्योर होने में समय लगता है। अब हुआ ये कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अप्रैल में नैनो डीएपी को लॉन्च किया। नैनो डीएपी को बनाया किसने है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति यानी इफ्को ने बनाया है। जो नॉर्मल या पारंपरिक डीएपी होता है वो दानेदार होता है, जबकि इफ्को का नैनो डीएपी तरल रूप में है, यानी ये एक लिक्विड है। नैनो डीएपी में मात्रा के हिसाब से 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। इसके कण का आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है। इफ्को की वेबसाइट का कहना है कि इस फॉर्मुलेशन में सतह क्षेत्र से लेकर आयतन तक के मामले में फसलों को लाभ मिलेगा। अब ये लाभ कैसे मिलेगा? नैनो डीएपी के कण चूंकि बहुत ही छोटे हैं तो ये बीज की सतह के अंदर या पौधों के छिद्रों के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर जाता है। इससे पौधे के अंदर उर्वरक का बेहतर अवशोषण होता है और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इसका सूक्ष्म आकार इसको नॉर्मल डीएपी की तुलना में अधिक इफेक्टिव बनाता है। पारंपरिक डीएपी की तुलना में अधिक कुशल होने के अलावा नैनो डीएपी के कुछ अन्य फायदे भी हैं। सबसे पहले यह नॉर्मल डीएपी की तुलना में अधिक पॉकेट फ्रेंडली है। देखिए, नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की मात्रा वही काम करती है जितना 50 केजी पारंपरिक डीएपी। साथ ही नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत केवल 600 रुपए है। वहीं 50 केजी के पारंपरिक डीएपी को अगर लेने जाएंगे तो आपको 1350 रुपए चुकाने पड़ेंगे। चूंकि सरकार नॉर्मल डीएपी पर भारी भरकम सब्सिडी भी देती है, इसलिए अगर नैनो डीएपी जैसे अधिक सस्ते उर्वरक को अपनाया जाएगा तो सरकार को सब्सिडी के बोझ से महत्वपूर्ण राहत मिल जाएगी। दूसरा, किसानों के लिए भी नैनो डीएपी बहुत सुविधाजनक है। सीधे शब्दों में कहें तो 50 केजी बैग की तुलना में 500 मिलीलीटर की बोतलों का परिवहन, भंडारण और उपयोग आसान है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत वर्तमान में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में उर्वरक का आयात करता है। इसलिए घरेलू स्तर पर उत्पादित नैनो डीएपी को अपनाने से इस आयात के बोझ में भी बहुत कमी आएगी। कोई भी टर्म या शब्द जब बजट में या अन्य डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, कहे जाते हैं, उन पर एक क्यूरियोसिटी बन जाती है और ऐसे टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हाल ही में ब्लू इकोनॉमी 2.0 टर्म चर्चा में है। दरअसल हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल विकास पर जोर दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और रिस्टोरेशन और एडेप्टेशन उपायों और इंटीग्रेटेड और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। तो चलिए समझते हैं ब्लू इकोनॉमी क्या है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यूरोपीय आयोग कहता है कि ब्लू इकोनॉमी महासागरों, समुद्रों और तटों से संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियों का एक सेट है। वहीं विश्व बैंक ने भी ब्लू इकोनॉमी को डिफाइन किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। परिभाषा तो आपने समझ लिया। अब भारत के मैप को देखिए। भारत भौगोलिक रूप से एक उप महाद्वीप कहलाता है। भारत अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक से घिरा हुआ है। इसकी एक काफी लंबी तटरेखा भी है। कितनी लंबी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है और पूरे तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अब भारत जैसे देश के लिए जहां बहुत लंबी तटरेखा है, मछली और अन्य समुद्री उत्पादों की विविधता है और पर्यटन के कई अवसर हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां ब्लू इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 की बात की, तो फिर ब्लू इकोनॉमी 1.0 क्या है? देखिए, भारत की ब्लू इकोनॉमी पर एक मसौदा नीति रूपरेखा पहली बार जुलाई 2022 में जारी की गई थी। इस ड्राफ्ट में, इस रूपरेखा में ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन, तटीय समुद्री योजना और पर्यटन, समुद्री मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, मछली प्रसंस्करण,
विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और शिपिंग, तटीय और गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय ऊर्जा और सुरक्षा, रणनीतिक आयाम और अन्य से रिलेटेड कई सारी सिफारिशें की गई थीं। अब ये समझते हैं कि अंतरिम बजट में ब्लू इकोनॉमी 2.0 को डेवलप करने के लिए कहा क्या गया। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और रीस्टोरेशन और एडेप्टेशन उपायों और इंटीग्रेटेड और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ तटीय, जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इन कठिन शब्दों से घबराना नहीं है, घबराइए मत। रिस्टोरेशन और एडेप्टेशन उपायों का सीधा सा मतलब है ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक गतिविधियां चलाते समय महासागरों के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए वित्त मंत्री ने 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की और कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विस्तार किया जाएगा। अभी जलीय कृषि उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर है, इसको 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। साथ ही समुद्री उत्पादों का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य है और नजदीकी भविष्य में, निकट भविष्य में इस क्षेत्र में लगभग 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का भी मंसूबा है। जाते जाते एक चीज और बता देते हैं कि जल कृषि एक व्यापक शब्द है जो जलीय पौधों और जलीय जानवरों की खेती को संदर्भित करता है, जबकि समुद्री कृषि का तात्पर्य खारे पानी में समुद्री जीवों के पालन और हार्वेस्टिंग से है। अब यूरोपीय संघ का भी सब्र का बांध टूट गया है, लेकिन किस मामले में? दरअसल यूरोपीय संघ के सदस्य देश यमन के हौती मिलिशिया के हमलों से परेशान हो गए हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देश हौती के हमलों से समुद्री जहाजों को बचाने के लिए एक लाल सागर नौसैनिक मिशन शुरू करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के इस ऑपरेशन का नाम एस्पाइड्स होगा, जिसका मतलब है रक्षक। इसका मकसद वाणिज्यिक सुरक्षा और हौती के हमलों को रोकना होगा। खास बात यह है कि इसके मकसद में हौतीज के खिलाफ हमलों में भाग लेना शामिल नहीं है, यानी ये केवल हौती के हमलों को रोकेगा, न कि हौतियों पर हमला करेगा। संभावना है कि यह मिशन फरवरी के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें, यमन के हौती ईरान द्वारा समर्थित एक मिलिशिया ग्रुप है। हमास इजराइल के युद्ध शुरू होने के बाद से यमन के हौती इजराइल से नाराज हो गए थे। ये फिलिस्तीन के समर्थन में या फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कुछ करना चाहते थे, तो इन्होंने तय किया कि हम इजराइल या इजराइल समर्थित शिपिंग जहाजों को ड्रोन्स, मिसाइल आदि से निशाना बनाकर उड़ा देंगे। देखिए, लाल सागर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट है, समुद्री रास्ता है। अगर आपको समुद्री मार्ग से एशिया से यूरोप जाना है तो यह रास्ता सुएज कनाल के जरिए यूरोप पहुंचने का सबसे किफायती और समय बचाऊ रास्ता है। हौतियों के हमले के बाद कई वाणिज्यिक जहाज कंपनियों ने जहाजों का रास्ता बदल दिया। अब ये जहाज दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंच रहे हैं। इस लंबे रास्ते में समय, ईंधन और संसाधन ज्यादा खर्च होते हैं और इन सब से परिवहन लागत निश्चित तौर पर बढ़ती है, और परिवहन लागत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ेगी। इस रास्ते को दुनिया की शीर्ष व्यापारिक धमनियों में से एक माना जाता है और इसमें व्यवधान होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। लेकिन लाल सागर का केवल आर्थिक महत्व ही नहीं है, लाल सागर स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका रणनीतिक महत्व भी है। अमेरिकी युद्धपोत हों या भारतीय या यूरोपीय, सभी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मेंटेन करने के लिए इस रूट की बहुत जरूरत है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका ने भी 10 देशों के साथ मिलकर एक रेड सी नेवल मिशन की शुरुआत की थी। इनका भी मकसद यमन के हौतियों की कमर तोड़ना है। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशल्स, स्पेन, यूके और यूएस की नौसेनाएं शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ें। क्या आपने लखपति दीदी योजना का नाम सुना है? दरअसल हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश में 3 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य की घोषणा की है। पहले यह लक्ष्य 2 करोड़ था। अब तक केंद्र सरकार ने देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनने में मदद की है। तो चलिए समझते हैं आखिर ये लखपति दीदी क्या है और क्या यह योजना वाकई महिलाओं को लखपति बना रही है। देखिए, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा था कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हर साल कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में 2.5 करोड़ ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करने की योजना बनाई थी। फिर बाद में 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वह देश में 2 करोड़ लखपति दीदी देखना चाहते हैं। इसी बात का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह लक्ष्य बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया जाएगा।
देखिए, इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा बनाया गया था। इसके तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। लोन किस लिए? लोन इसलिए क्योंकि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से लेकर पशुधन, गैर लकड़ी वन उत्पाद के अलावा घरेलू स्तर की आजीविका गतिविधियां जारी रह सकें। एग्जाम्पल के लिए पापड़ आचार बनाना हो, या डेयरी का काम करना हो, या कपड़ों की सिलाई करनी हो, या कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना हो, ऐसी कई एक्टिविटीज के लिए सरकार लोन देगी। इसके साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान था, ताकि महिलाओं को लगातार 1 लाख रुपए की सालाना आय हो सके। यह भी जानिए कि अभी देश में 83 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। ये स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक दिशा और दशा को बदल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों यानी SHG में संगठित करना और उनके सफल होने तक लगातार उनका पोषण और सहयोग करना है। मिशन चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिनकी अनुमानित संख्या 10 करोड़ है। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह और उनके सहयोगियों को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को हर साल 7% की ब्याज दर पर बैंकों से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज सहायता का भी प्रावधान है। पहला सवाल है, हाल ही में सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से, बाल श्रमिकों के कल्याण और पुनर्विस्थापन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, यूके, यूएस या फिर रूस? पहला सवाल था, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 112, 13, 114 या फिर 115? सही जवाब है ऑप्शन ए 112। दूसरा सवाल था, हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।